Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on joint Hindu family business. ठीक है, हम आज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस हमने पार्टनरशिप किया था। पार्टनरशिप में क्या था, जब दो पार्टनर मिलकर ये बिजनेस चलाते हैं। मगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब जो हमारे हिंदू फैमिली मिलकर बिजनेस करती है उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। जो कोई पार्टनर नहीं होता, उसमें सारे जो हमारे घर के मेंबर होते हैं वो मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ। इट रेफर्स टू दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर विच ऑल मेंबर, सारे मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जितने ताऊ चाचा भाई सारे मिलकर कैरी अ बिजनेस अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो हमारे घर का मुखिया होता है, जो हमारे घर का सबसे बड़ा होता है। जैसे दादा जिंदा है तो दादाजी करता होंगे, दादा की डेथ होगी तो जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो करता होगा, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो बड़ा होगा वो उसका क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा ऑफ द फैमिली। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, जब फैमिली मेंबर मिलकर कोई बिजनेस करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए तो उसको क्या कहते हैं, हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं। और उसको कौन संभालता है, कर्ता संभालता है, जो बिजनेस जो घर का मुखिया होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दो फैक्टर बता रखे हैं, तो कॉर्पोरेशनरी और कॉमन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी ये कोई कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बनता, ये जो सरकार का रूल है ना उसके अकॉर्डिंग बना है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी काम करते हैं, जो भी सारे जैसे बर्थ, इसमें ना लेडीज भी इंक्लूड होते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, सबका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जो दादा की प्रॉपर्टी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही पूर्वजों की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसमें सबका हक होता है, चाहे उसमें बेटियां भी इंक्लूड होती है, उसमें बाय बर्थ पैदा होते ही उनको सबको राइट मिलने लग जाता है। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है जिसपे सबका हक होता है। ठीक है, अगला क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी फैमिली के लिए ये हो, मतलब जो हमारी फैमिली के लिए हो, जिस जो सबकी माननी चाहिए। कॉमन प्रॉपर्टी मतलब कि जितने भी मेंबर है उस घर के वो सबकी है, ये नहीं कोई मैं नहीं कह सकती मेरी मेरी प्रॉपर्टी, करता नहीं बोल सकता मेरी है, वो सबकी होती है, सबका उस पर हक होता है। तो कॉमन प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं, जो हम एक सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, जिसमें पूरी फैमिली का सर्वाइवल होता है। जैसे आपके घर में पापा चाचा हो और वो दोनों कमा के लेके आ रहे हैं कि बिजनेस से, तो वो सबका खाना पीना हो रहा है। ये तो है नहीं कि ताऊ जी ने कमाया तो खाली ताऊ जी अपनी फैमिली का कर, नहीं। एक बिजनेस में अगर दोनों जा रहे हैं भाई तो सारा बिजनेस जो घर का खर्चा होता है वो सारा एक ही जना उठाते, सारे मिलके ही उठाते क्योंकि सारे उसी में कमा रहे हैं। तो उसमें आ जाता है कि जो कॉमन प्रॉपर्टी वही होगी जो कॉमनली यूज हो रही हो सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब कॉमन प्रॉपर्टी में और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, आज हमने उस पर काम कर करके उसको 2 करोड़ की बना दी, तो वो भी कॉमन प्रॉपर्टी के अंदर ही मानी जाएगी क्योंकि हमने उसी के बेस, उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के बेस पे उस प्रॉपर्टी को 2 करोड़ का बनाया है काम करके। तो इसको कॉमन प्रॉपर्टी कहते हैं। जब बंटवारा होगा तो पूरी प्रॉपर्टी का ही बंटवारा होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हमारा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। स्कूल क्या होते हैं, जो हमारे ना इंडिया में 2 तरह के स्कूल होते हैं, अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन होता है अलग अलग जगह के। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना कि कौन कौन से स्कूल होते हैं। एक होता है मिताक्षरा और एक होता है दाईभाग। मिताक्षरा अपन ने इंडिया में होता है मगर किसको छोड़ के, उड़ीसा बंगाल, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा बंगाल और असम, इन 3 जगह को छोड़ के ये पूरे इंडिया में लगता है। और जो छोड़ा है वो इसमें आ जाएगा, असम बंगाल और ये उड़ीसा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है 10 करोड़ रुपए की, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई नया मेंबर, नया बच्चा घर में जन्म लेता है तो उस प्रॉपर्टी के उतने ही भाग होते जाते हैं। जैसे मान लो आपके पापा और चाचा मिलके 2 भाई हैं, तो उनके एक के 3 बच्चे हो गए तो एक के 2 हो गए, तो कितने मेंबर हो गए, 4 तो वो हो गए और 3 वो हो गए, तो 4 और 3 7। तो उस प्रॉपर्टी के 7 हिस्से होंगे और एक को मेंबर पैदा हो जाता है 8वां होता है, वो 8 हिस्से हो जाएंगे। तो हर साल
हर बार किसी के पैदा होने से और मरने से उसकी ओनरशिप, पूरी बिजनेस की ओनरशिप चेंज हो सकती है। और इसमें वो क्या कह सकता है, वो अपनी दादा की प्रॉपर्टी के लिए, बंटवारे के लिए कह सकता है, जो उसका जो बच्चा पैदा होगा और वो बड़ा होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में हिस्से की बात कर सकता है, उसको अपना हिस्सा उसमें मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया? ये अपनी इंडिया का रूल है। असम, उड़ीसा, इनको छोड़ के बाकी जो सारी जगह ये वाला रूल चलता है। और बंगाल, असम और उड़ीसा में क्या चलता है, जैसे मान लो जैसे एक प्रॉपर्टी, जैसे दादाजी थे, उनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, उनके 2 बेटे थे, ए और बी, तो इन दोनों के बीच में 5 करोड़ बढ़ जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं होगा उनके 3 है या इनके 4 बच्चे हुए, नहीं तो यूँ कहेंगे बस वो इनकी प्रॉपर्टी इनमें बढ़ेगी, अब इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों में बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। और इसमें क्या था, 10 करोड़ है, ए और बी 2 हैं, उनके भी 3-4 बच्चे, तो सब में बढ़ती, इनमें भी, इनमें भी, इनमें भी, इसमें भी, इसमें, मतलब 10 करोड़ के बहुत सारे हिस्से हो जाते, 2 करोड़ करके। और इसमें क्या हुआ है, दोनों भाई के बीच में इक्वल बटा है, उसके बाद चाहे वो अपने बच्चों को कैसे भी दे, उनको कोई मतलब नहीं है। और इसमें हर एक मेंबर को हिस्सा लेने का हक है, चाहे उसके घर में चाहे एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, कितने भी हो। अगर इसके मान लो कल को एक ही बच्चा होता है और इसके 3 होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 हिस्से होंगे इस प्रॉपर्टी के, जिसमें खाली 2 हिस्सा इसको मिलेगा और 4 हिस्सा इसको मिलेगा। तो ये हमारे इंडिया में और ये बाहर का है। आई होप आपको समझ में आ गया। वो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिक्ट फीचर्स, कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या उसके बारे में बताया जाता है। तो पहला क्या है, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ क्या होता है कि जितना भी वो वर्क करेगा तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, जो उसकी रूल रेगुलेशन है कि इसको कौन संभालेगा, कर्ता संभालेगा, ये सारा चीजें क्या होगी, इससे पता होना चाहिए कि ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जो उसकी रूल रेगुलेशन है फिर उसके हिसाब से ही इसके बिजनेस चलेगी, कर्ता के द्वारा ये संभाला जाता है। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट बाय करता। इसको कौन मैनेज करता है, करता। करता कौन होता है, मुखिया। कि इसको कौन कंट्रोल करेगा, मुखिया कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा, मुखिया। मुखिया मतलब जो सबसे बड़ा घर का होगा वो ही बिजनेस को संभाल लेगा, सारे डिसीजन घर का मुखिया ही लेगा। अगला क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है, जो बाकी मेंबर होते हैं ना, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उनको कोई मतलब नहीं होता, कल को कोई नुकसान हो जाता है तो उनका हिस्सा नहीं बिकता। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उनकी लायबिलिटी, उनकी बिजनेस एक लिमिटेड है, उनका घर नहीं बिकेगा। मगर कर्ता की लायबिलिटीज में अनलिमिटेड होती है। जो मुखिया होता है, कल को कोई लॉस हो जाता है तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का अपना खुद का हिस्सा बेच के उसको चुकाना पड़ता है, वो दूसरे अपने भाइयों का हिस्सा नहीं बेच सकता, उसको खुद का ही हिस्सा बेचना पड़ेगा। तो वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि बाकी सब जो उनके छोटे भाई होंगे उनकी लिमिटेड होगी, जो करता होगा उसकी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, क्योंकि वो ही सारे डिसीजन ले रहा है। छोटे भाई तो डिसीजन ले ही नहीं सकते जब तक बड़ा है, तो छोटे की ही बात मानी नहीं जाती, बड़े की बात मानी जाती है। तो अगर जो डिसीजन बड़े की वजह से गलत हो जाता है, जो लॉस हो जाता है, तो वो खाली करता ही बियर करेगा। ठीक है, परमानेंट एक्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कल को कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या बिजनेस वो बंद हो जाएगा, नहीं होएगा। अगर कल को कर्ता की डेथ हो जाती है तो उससे उसका छोटा भाई होता है और उसको फिर कर्ता बना दिया जाता है उसकी डेथ के बाद। तो इससे पता चलता है कि एक बंदे की डेथ होने से या कर्ता की डेथ होने से बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, उसको संभालने के लिए कोई और कर्ता बन जाएगा जो उससे छोटा होगा। ठीक है, और जो घर में उसके बाद सबसे बड़ा होगा वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। तो इससे पता चलता है कि किसी के होने या ना होने से बिजनेस बंद नहीं होएगा। ठीक है, मेंबरशिप बाय बर्थ। इसमें क्या हो जाती है कि बच्चा पैदा होता है उसको क्या मिल जाती है, मेंबरशिप मिल जाती है, उस बिजनेस में वो सहयोगी हो जाता है, उसका हिस्सा बन जाता है उसके किसी भी मेंबर के पैदा होते ही, घर में बच्चे के पैदा होते ही। परमानेंट एक्सिस्टेंस, ये लगता है डबल हो गया, डबल हो गए 2 पॉइंट। अगला क्या है, ओनली मेल मेंबर। इसमें क्या होता है, खाली मेल मेंबर होंगे, मतलब कि जो बिजनेस संभालते हैं मोस्टली मेल मेंबर होते हैं। मगर इन द केस ऑफ अगर उसका पति मर जाता है किसी, मतलब किसी का, और तो उसकी जगह उसकी पत्नी उसको संभाल सकती है, उसके बिजनेस को संभाल सकती है, उसको एज अ मतलब कि अपने पति की जगह उसकी ले सकती है। कौन सा एक्ट है, हिंदू लॉ 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपना ये काम
कर सकती है, वो अपने पति की जगह देख सकते हैं। आपने कहीं कहीं जगह देखा होगा कि जिसके पति की डेथ हो जाती है तो अब वो कैसे काम करेगा, तो वो अपनी उसकी वाइफ उसकी जगह काम करने जाती है, वो उसकी वाइफ उसका बिजनेस संभालती है। तो इसमें भी ये है कि वैसे तो ओनली मेल मेंबर होते हैं, मगर किसी सर्कमस्टांसेस में उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ वो बिजनेस संभाल सकती है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन, जो हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं होती किसी भी एक्ट के थ्रू। ठीक है। जैसे पार्टनरशिप को तो रजिस्टर करना आपकी चॉइस थी, करो या ना करो, इसमें रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं, आपको करवाने की जरूरत होती ही नहीं है। ये इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स थे। अब हम इसकी मेरिट की बात करेंगे कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या प्रॉफिट होते हैं, कि अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलती है, क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले इजी टू स्टार्ट। इजी टू स्टार्ट क्या होगा ना, तो हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कोई लीगल फॉर्मेलिटी होगी। और बिजनेस अगर फैमिली का है तो पुराना ही चलता आया हुआ है, तो हमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इजी टू स्टार्ट है। ठीक है। सीक्रेसी है, अगर कोई डिसीजन तय करता तो वो उसके मेंबर्स के बीच में ही रहता है, जो बिजनेस संभालते हैं उनके सारे भाइयों के बीच में ही रहता है, तो सीक्रेसी रहती है। उनकी जो बीच की बात है वो बाहर लीक नहीं होती, दूसरे कॉम्पिटिटर तक ये बातें नहीं पहुंचती। जैसे पार्टनरशिप में था कि पार्टनर लिमिटेड थे तो उनकी बातें पार्टनर्स तक ही रहती थी, बाहर तक नहीं जाती थी। ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उनकी बातें उन तक ही रहती है और सीक्रेसी बनी रहती है, कोई उसका कोई फायदा नहीं उठाया जाता, बाहर के लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। इनमें क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। कॉन्टैक्ट मतलब इसमें क्या होता है, जो हिंदू फैमिली बिजनेस में ये नहीं होता कोई नौकर पहले कांटेक्ट करेगा फिर आप तक बात पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सीधा मालिक जो कस्टमर होता है उससे पर्सनल कांटेक्ट में होता है, वो पर्सनली उसको जानता होता है और काफी अच्छे रिलेशन होते हैं कस्टमर और ओनर के बीच में। ठीक है। जहाँ नौकर आ जाते हैं वहाँ पे उनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि नौकर सबको ट्रीट करते हैं, अपने मालिक तक वो बात पहुँचती नहीं है। इसमें कोई नौकर होता नहीं है, इसमें सभी मालिक होते हैं और कर्ता से होते हैं। कल को कोई भी सेल परचेज होती है तो कर्ता के द्वारा होती है या उसके मेंबर्स के द्वारा होती है, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है। प्रमोट डिसीजन। प्रमोट डिसीजन क्या होता है कि कर्ता डिसीजन लेता है, कि कर्ता ने जो डिसीजन ले लिया वो सब को मानना पड़ेगा, जो भी उसके मेंबर है, जो भी उसके छोटे भाई हैं उसको मानना पड़ेगा। तो किसी भी चीज के ऊपर कोई भी डिसीजन लेगा तो वो क्विक होएगा। प्रमोट में तो क्विक डिसीजन होगा कि उसने कह दिया तो माननी पड़ेगी, तो वो जो डिसीजन हो वो 2 मिनट के अंदर अंदर वो ले लेता है, और जो उसने डिसीजन ले लिया वो मानना पड़ेगा। तो डिसीजन में कभी कभी कोई देरी नहीं होती, कि ये नहीं है कि उसको डिस्कस करना पड़ेगा, सबसे वो इजीली कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो क्या आएगा, प्रमोट डिसीजन। ठीक है। अगला क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। क्या होता है एफर्ट और कंसिडरेशन के, जितना भी वो काम करेगा, जितना भी मन लगाकर वो काम करेगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, एफर्ट डालेगा अपना, उसका सीधा उसकी कंसिडरेशन पे इफेक्ट करेगा। जितना बिजनेस जितना मेहनत करेगा उतना उसका इफेक्ट उसको मिलेगा। मान लो अगर आज मैं मन से काम नहीं करती तो मेरा जो आउटपुट होगा वो खराब आएगा। अगर मैं मेहनत करती हूँ, मैं और मेहनत करती हूँ तो प्रॉफिट आता है। अगर मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी तो और प्रॉफिट आएगा। तो जैसा जितना मैं एफर्ट डाल रही हूँ उतना ज्यादा मेरे को मिल रहा है। तो उससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। एफर्ट जितना हम मेहनत करेंगे उतना हमें बैक मिलेगा। तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन हमें होता है इसमें। ठीक है। अगला एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, मतलब क्या होता है, जो हमारा बिजनेस होता है वो पूर्वजों के द्वारा चलाया हुआ होता है, वो जो हमें विरासत में मिलता है। अगर हमें जो चीज विरासत में मिली होती है तो पहली बात तो उस बिजनेस की पहले से रेपुटेशन होती है, जो हमारे दादाओं ने बनाई हुई है, जो हमारे पूर्वजों ने पहले से बनाई हुई है, और हम उनके कांटेक्ट में पहले भी रह चुके हैं। तो जो उनकी आदतें थी वो हमें भी आई हुई होती है, हमें पता होता है वो बिजनेस उन्होंने कैसे ट्रीट किया और हमें कैसे करना है, वही ट्रेडिशनल मेथड हम अपनाते हैं। और क्वालिटी जो हमारी गुडविल है वो रहती है स्टार्टिंग से, तो हमें उसका फायदा मिलता है। एक चीज हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, एक बहुत सालों पुराने आपने सुना होगा कि 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान है यार, ये कभी भी गलत सामान नहीं देगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, पुरानी दुकानें कहीं छोड़ के नहीं जाएगी, इसका माल अच्छा है। तो क्या होती है रेपुटेशन। आदमी अगर 2 शॉप, एक बहुत पुरानी शॉप एक नई खुली, तो पुरानी शॉप पे जाने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको पता है जो पुरानी शॉप है वो कभी धोखा नहीं देगी, उसकी गुडविल पहले से अच्छी है। अगर हम किसी नई शॉप से लेंगे, कल कोई खराब निकल गई, कल कोई भाग गया, तो हमें इसका नेचर नहीं पता।
तो हमें इसकी एडवांटेज मिलती है गुडविल की, जो हमारे पहले से परदादा की है। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी क्या थी, मेरिट थी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है डीमेरिट। इसकी डीमेरिट क्या है, सारी की सारी कि जो उसके नुकसान है अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस करते हैं तो हमें क्या डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्या क्या इसके जो गलत बात है हमें लगी है। एक तो लिमिटेड रिसोर्स है, चाहे किसी मेंबर 5 मेंबर हो या 10 मेंबर हो, जो उसकी कैपिटल होगी, जो उसके पास पैसा होगा, जो भी उसके पास प्रॉपर्टी होगी वो लिमिटेड होगी। जैसे मान लो किसी बिजनेस पहले से गरीब है, जो हिंदू फैमिली है, उसके पास खाली 5 लाख रुपए बिजनेस लगाने के लिए, तो चाहे 5 मेंबर बिठा लो या घर के 10 बिठा लो, रहेंगे वो 5 लाख की, तो पैसे उसको मिलेंगे नहीं। रिसोर्सेज सारे लिमिटेड है, और दिमाग जो भी है वो बाहर के बंदों को तो इन्वाइट करेगा नहीं बिजनेस के लिए, खुद के घर के बंदों को करेगा, तो दिमाग भी उनका लिमिटेड ही होगा, कोई फ्रेश टैलेंट आपके पास आएगा नहीं। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज समझ में आ गए, रिसोर्सेज लिमिटेड होगा। ठीक है, लिमिटेड मैनेजर स्किल, जो करता चलाता है वो कौन सा एक्सपर्ट होता है कि कोई मैनेजमेंट का आदमी छोड़ना होता है कि उसने कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा हो, नहीं। जैसे अलग अलग बड़े बड़े कंपनियां होती है, उसमें एक मैनेजर रखा जाता है जिसने स्पेसिफिक मैनेजमेंट का कोर्स किया होता है और उसको अच्छे से उसकी नॉलेज होती है। ये चाहे करता को नॉलेज हो या ना हो, उसको सारा काम संभालना होता है। तो क्या होता है, लिमिटेड होती है उसके, जितना उसके दादा ने उसको सिखाया उसको उतना ही आता है, उसको अपर लेवल का नहीं आता। तो ये क्या उसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी कि लिमिटेड मैनेजर स्किल होती है इसमें। ठीक है, अगला क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे मैंने बताया इसमें करता कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि कल को नुकसान होता है तो करता की पूरी प्रॉपर्टी वो नुकसान चुकाने में चली जाएगी। ठीक है, आगे डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जैसे मैंने बताया हमारा पॉइंट था डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया करता के पास ही पावर होते हैं, जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है, तो क्या होगी कि पावर क्या होगी, उसकी सेंट्रलाइजेशन होगी, सेंटर पॉइंट ऑफ द हो गया। तो किसी और के पास पावर नहीं है कि वो अपनी मन की बात कह सके या कोई और डिसीजन अपने आप से ले सके, या करता ना हो तो उसकी जगह वो डिसीजन ले सके, नहीं करता है तो करता ही लेगा। तो इसकी क्या एक डिसएडवांटेज है कि मान लो किसी छोटे भाई में टैलेंट ज्यादा है तो उसकी सुनी नहीं जाएगी, और उससे क्या होता है बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर, कोऑपरेट नहीं करता, वो सोचता है कि मैं क्यों करूँ, तो कोई बिजनेस चलाता है तो हम उसकी क्यों सुनेंगे, तो हमारा बिजनेस है, हमारा भी बिजनेस है। तो क्या होता है कि अगर कोई अपनी चलाता है तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। आपने देखा होगा मोस्टली जॉइंट फैमिली में लड़ाई होती है कि उनके दिमाग होता है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो कम होने लग जाते हैं टाइम के साथ, वो आपस में उनमें डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनमें बीच में कोऑपरेशन कम कम हो जाता है कि जो बात उन्होंने कह दी वो तो माननी ही नहीं है उनको, तो क्या होता है कोऑपरेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको